बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए टेस्ट या फोरेंसिक एनालिसिस और किसी एविडेंस को या किसी क्रिमिनल एविडेंस को या क्राइम रिपोर्ट को चेक करने के लिए जो सबसे बेहतरीन टेस्ट है वो डीएनए टेस्ट है या डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट है। इसका एक दूसरा नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे पूरी दुनिया के हर इंसान का ये फिंगरप्रिंट है, ये दूसरे से मुख्तलिफ है, तो डीएनए भी इसी तरह से दूसरे से मुख्तलिफ है। अगरचे 99.9% डीएनए तकरीबन तमाम इंसानों का सिमिलर है, बट स्टिल 0.1% में इतनी ज़्यादा वेरिएशन है कि उसमें से भी हम उनकी वेरिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक इंसान की दूसरे इंसान से वेरिएशन है, इसको हम डीएनए के सीक्वेंस की बेसिस पे या फिर स्मॉल या शॉर्ट सेगमेंट्स या छोटे पीसेस करके उनको एक दूसरे से कंपेयर करके उनके पैटर्न को कंपेयर करके डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू निकाल लेते हैं कि ये पर्सन दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, या फिर एक सैंपल एक बंदे का हमारे पास मौजूद हो, उसको दूसरे के साथ हमने मैच करना हो तो उसको मैच किया जा सकता है। तो बेसिकली जो डीएनए टेस्ट या फोरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र हम अक्सर सुनते होते हैं, स्पेशली जब ये कभी रेप का या कोई इस तरह का केस होता है, तो स्पेशली उस टाइम पे जब ये सुनते होते हैं तो उसमें जो मेन मकसद होता है इस बात का कि डीएनए रिपोर्ट या डीएनए टेस्ट या फोरेंसिक टेस्ट क्या चीज़ है, वो ये होता है कि किसी जो शख्स रेपिस्ट है, जो सस्पेक्ट है, उसका सैंपल और जाए वकूआ से या फिर उस क्राइम सीन से जो लिया गया सैंपल है उसमें से डीएनए निकाल के, जो सस्पेक्ट है उसका डीएनए निकाल के उनको मैच करना। इनको अगर वो मैच हो जाए तो हम ये कह देते हैं कि ये सस्पेक्ट जो है इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इसको हम कह देते हैं कि ये डीएनए टेस्ट की बेसिस पे उनकी दोनों के उस सैंपल की और सस्पेक्ट के डीएनए की मैचिंग हो गई है, और उसकी बेसिस पे आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पिक कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो इंक्लूड कर लें कि जैसे फिंगरप्रिंट है, इसी तरह से अगर उनके डिफरेंट और चीज़ें मिल रही हैं, जैसे ब्लड मैचिंग हो रही है, या फिर उनके अंदर क्या कहते हैं ये रेप का केस है, तो उसमें से ज़्यादातर जो सैंपल लेते हैं वो उसका मनी का या उसके ब्लड का स्पॉट लेते हैं, तो उसमें से जो डीएनए निकालेंगे उस डीएनए के बेसिस के ऊपर जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, इन सारों को कलेक्टिवली मिला के जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है इसको फोरेंसिक रिपोर्ट कहते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट या फोरेंसिक एनालिसिस बेसिकली इसमें से जो मेन टूल है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये सेगमेंट डीएनए टेस्ट है। और डीएनए टेस्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास होता है वो है पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका बेस्ट या फ्रेश सैंपल का कलेक्ट करना है, और फ्रेश सैंपल लेने के बाद उसमें से डीएनए का प्रॉपरली ऑब्टेन करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना और उसको मल्टीप्लाई करना। जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक ये डिटेक्टेबल नहीं होता, या बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और उसको आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जब हम रेप के केसेस में फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी सैंपल को सैंपल में से लिविंग सैंपल में से यानी ब्लड में से, या फिर मतलब है कि मनी के सैंपल में से, या फिर उसके स्प्यूटम में से, किसी जगह से जब हम कलेक्ट कर लेते हैं डीएनए को, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए पीसीआर टेस्ट लगाते हैं। इसी तरह से जो सस्पेक्ट्स होते हैं, मसलन 10 बंदे पकड़े हुए हैं और उनके ब्लड ले लिए और उनके ब्लड में से डीएनए निकाल लिया। याद रखें डीएनए कहीं से भी निकाला जा सकता है, बाल में से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये खुलिये में हर खुलिये में मौजूद है। तो अगर क्या कहते हैं सस्पेक्ट या क्राइम सीन के ऊपर खुदा न खास्ता बाल है, या फॉर एग्जांपल लेडी है, उसके नाखूनों के अंदर उसके फेस में से या उसके बॉडी में से कोई पार्ट आ गया, उसके जिस्म के हिस्सा, उसमें से डीएनए निकाला जा सकता है। उसके बाल अगर उसके हाथ में आ गया तो उसके बाल में से निकाला जा सकता है। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे प्रेजेंट है मतलब है कि मनी प्रेजेंट है, सीमन प्रेजेंट है, तो उसमें से निकाला जा सकता है, या कोई खून का छींटा डिब्बा मिल जाता है तो वो उसमें से निकाला जा सकता है। ये जो फ्रेश रिपोर्ट्स होती हैं उनमें से डीएनए निकालना काफ़ी आसान या कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर एविडेंस मिल जाता है, और इसके लिए जो ये सैंपल रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए हमें बड़ी आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू उसके कि जहाँ पे ड्राइड सैंपल मिले या पुराना सैंपल हो चुका हो। दूसरा ये होता है कि क्राइम सीन के ऊपर विदिन 48 आवर्स
अगर वहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी ये जैसे लाहौर वाला वाक़या हुआ है अभी रिसेंटली, तो इसमें जो कार का शीशा है या कार की बॉडी है उसके ऊपर लगे हुए निशानात मिल सकते हैं। तो वहाँ पे ये लोग डाई लगाते हैं, वहाँ पे वो ये फिंगरप्रिंट्स अपीयर हो जाते हैं। स्पेशली ऐसी सरफेसेस जिनके ऊपर चमक हो, मसलन प्लास्टिक की बॉडी हो, प्लास्टिक वाला शापर हो, शीशा हो, ये मतलब है कि पेंट शुदा जैसे कार की बॉडी है उसके ऊपर, तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो हम जिक्र कर रहे हैं उसके लिए डीएनए के सैंपल की मैचिंग के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें से जो हम जब सैंपल कलेक्ट करके तो उसमें से डीएनए निकालते हैं, तो पहला स्टेप डीएनए एक्सट्रैक्शन है। तो यूजली जो साइंस के बच्चे हैं ये समझते हैं कि उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हम फिनोल में लिविंग टिश्यू को ऐड करें तो वो सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन डीएनए वाहिद ऐसा मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये डीनेचर तो हो जाता है, डिग्रेड नहीं होता। यानी कि अगर ये डबल स्टैंडर्ड है इस तरह से तो ये अलग अलग तो हो सकता है लेकिन ये चॉप डाउन नहीं होता। तो इसी की बेसिस के ऊपर हम इसको ये कहते हैं कि डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है, और हम उसको यूँ समझ लें कि डी नेचर हो भी जाए तब भी स्ट्रैंड हमारे पास एक डीएनए का मौजूद होता है। अल्टीमेटली हम इसको कम से कम फ्रैगमेंट्स इसके बना सकते हैं या सीक्वेंस इसका ले सकते हैं। तो दोनों बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स में हम फिनोलिक एक्सट्रैक्शन मोस्ट प्रेवलेंट जो पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है इनको करते हैं, अनलेस के कहीं पे एम्बिगस या मिक्स्ड सैंपल हो। तो मिक्स्ड सैंपल के लिए थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन डिफरेंट होती है। नॉर्मली हम जो डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए फिनोल या फिनोलिक एक्सट्रैक्शन हम उसको कहते हैं कि डीएनए को हमने निकालने के लिए यूज़ किया है। सेकंड प्रोसीजर, जब एक बार डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सस्पेक्ट के सैंपल में से, फिर उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले उसको प्योरीफाई करते हैं पहले प्रोसीजर में। तो प्योरीफिकेशन के लिए अलग प्रोसीजर्स या सेटअप्स हैं। अब प्योरीफाई कर लेने के बाद जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास ऑलरेडी सेट प्रोटोकॉल्स या ये इसको कह सकते हैं कि सेट प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम उनको प्योरीफाई कर लेते हैं। थर्ड स्टेप पे जब हम उनको प्योरीफाई कर लेते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम पीसीआर क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन यानी मल्टीप्लिकेशन। तो डीएनए को अगर 1 2 3 10 कापियाँ हैं उनको मल्टीप्लाई करके लाखों कापियाँ लेने को पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसको हम पीसीआर कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे किसी को खुदा न खास्ता इन्फेक्शन होता है, आप कह देते हैं कि जी इसका हेपेटाइटिस है और इसका आप पीसीआर करवाना है, तो डायरेक्टली उसका जो सैंपल होता है उसके हेपेटाइटिस का वो बहुत कम होता है। उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी पीसीआर करते हैं तो नंबर ऑफ कापीज़ ऑफ वो जो वायरस सैंपल है वो बहुत ज़्यादा या मल्टीप्लिकेट हो जाती है, जिससे आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये वायरस का या उसके क्या कहते हैं कि आरएनए का सैंपल है और ये फलां वाला वायरस है उसके अंदर, और उसका आप साथ में मेंशन कर लेते हैं कि इसका इतना कॉपी नंबर है। तो इसी तरह से ये रिसेंटली कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, उसमें भी टेस्टिंग के लिए क्या कहते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली वो कोरोना के वायरस का आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस आरएनए को मल्टीप्लाई करके चेक या डिटेक्ट कर रहे होते हैं पीसीआर के थ्रू कि कितना उसके अंदर वायरल लोड प्रेजेंट है। अच्छा सर, इसके अंदर एक और चीज़ है जो हम समझना चाह रहे हैं, वो ये चीज़ है कि फोरेंसिक साइंस के अंदर हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके साथ साथ प्रोफाइलिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कोर्ट के अंदर भी एज एविडेंस इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर या फिर इसकी प्रोफाइलिंग के ऊपर या पीसीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये अभी फोरेंसिक साइंस के अंदर एज एविडेंस भी जा रही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, और हम इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ जो अभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन के अंदर या फिर कहीं पे जिस तरह एयरप्लेन के इंसिडेंट्स हुए कि आपकी जो बॉडी है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सिर्फ इस जाविये में समझना चाह रहे हैं कि पीसीआर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है और क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ को समझा जाता है। बेसिकली जो पीसीआर है ना ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। तो डीएनए को अगर आप कंसिडर करें तो ये एक तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, दूसरा जो सबसे मोस्ट एडवांटेजियस चीज़ है वो ये है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई 1984 में लेस्टर यूनिवर्सिटी वाले एक साइंटिस्ट ग्रुप ने इसको लॉन्च किया, तो वो भी सिर्फ रेप केस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको स्टार्ट किया था।
तो तब से लेकर अब तक एक साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे और रिटर्न या यूँ समझ लें कि एक कंप्लीट सेट ऑफ एविडेंस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है क्रिमिनल क्राइम सीन्स के एविडेंस के तौर पे, और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आज तक की सबसे बड़ी या बेस्ट टेक्नोलॉजी कंसिडर किया जाता है। और उसकी रीज़न क्या है कि ये बहुत सेंसिटिव है। जस्ट यूँ समझ लें कि 0.1% डिफ्रेंशिएशन होती है हमारे डीएनए में, अदरवाइज़ तकरीबन सारे इंसानों के दरमियान में या ये जो हमारी ह्यूमन स्पीशी है इसके दरमियान में 99.9% रिजेम्बलेंस है। वो जो जस्ट 0.1% डिफरेंसेस है ना, उसके अंदर भी इतना बड़ा डिफरेंस है कि जिसको ये डिटेक्ट कर लेती है। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि जिसकी बेसिस पे ये डिटेक्ट कर लेती है कि इसका डीएनए और उसका डीएनए उसमें फलां डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। मैं और मेरा भाई जो एक ही पेरेंट्स की हम औलाद हैं, तो मेरे बाल जो हैं वो करली हैं और मेरे भाई के जो बाल हैं वो सिल्की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पैटर्निटी भी एक जैसी है और उसके बावजूद मैटरनल भी डीएनए एक जैसा ही होगा, बट अगर उनके अंदर वेरिएशन को देखा जाए तो इतनी कम वेरिएशन के बावजूद हमारा बालों का कलर, हमारा टेक्सचर वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी शक्लें डिफरेंट होती हैं, सिवाय उन बच्चों के जो ट्विन्स होते हैं, उनके अलावा इनको कम्प्लीटली बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो जो डीएनए बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कह रहे हैं, ये सबसे बेस्ट एविडेंस के तौर पे यूज़ होने वाली मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक है। तो जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों ले गई है। और ओवरऑल अब इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज वो तकरीबन तमाम के तमाम लोग सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं एज ए फोरेंसिक टूल के तौर पे। तो अभी रिसेंट जो हमारे पास ये क्राइम सीन्स हैं या डिफरेंट टाइप्स के हादसात हैं, उनमें भी इनको एक मतलब एक फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं एक ही इंडिविजुअल के, तो उनको अगर मैच करना हो तो उसके लिए हमारे पास यही मेन टूल है कि आप क्या कहते हैं कि कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये बॉडी पार्ट फलां वाले बॉडी पार्ट का है, फलां वाली बॉडी का है, तो उसको आप कंपेयर करने के लिए सिर्फ उनको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी इसकी एग्जांपल यूँ है कि अगर आपने ये कंफर्म करना हो कि ये बच्चा कौन से वाले पेरेंट्स का है, तो उसको आप पैटर्नल या यूँ समझ लें कि उनके डीएनए टेस्ट से मैच करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वाले पेरेंट्स का कौन सा वाला बच्चा है। तो यूँ समझ लें कि डीएनए के टेस्ट्स या स्पेसिफिकली उसमें से पीसीआर बेस्ड इन टेस्ट्स को अगर हम ओवरऑल काउंट करें ना, तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। ना सिर्फ ये कि एक टूल या टेक्निक है, बल्कि बहुत पूरी एक टेक्नोलॉजी है। अगरचे इसमें सिर्फ पीसीआर नहीं है, पीसीआर का मतलब तो सिर्फ पॉलीमराइजेशन है या मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन उसके अलावा एक पूरा सेट ऑफ प्रोसीजर है जिसमें मल्टीपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका एनालिसिस है। तो उनमें से भी ये जो फोरेंसिक एनालिसिस होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको मोस्टली मीडिया के थ्रू या पब्लिक के थ्रू ये चीज़ मिलती है कि इसमें टाइम इतना क्यों लग रहा है, पीसीआर लगाते हुए तो टोटल मतलब है कि कोई घंटा डेढ़ लग जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि 2 घंटे ले लेगा। तो बेसिकली जो एनालिसिस है ना, ये टाइम लेता है, उसमें कंफर्मेशन टाइम लेती है। तो पहले आपको उसका एक्यूरेट सैंपल कलेक्ट करना, उसमें से मतलब सफिशेंट क्वांटिटी में या ठीक क्वांटिटी में डीएनए का एक्सट्रैक्ट करना, उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद उनको कंपेयर करना, ये बहुत मुश्किल काम है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट लगाने होते हैं और उसके बाद जाके आप उनको किसी एक क्लू पे पहुंचते हैं कि ये वाकई ही उस बंदे से बिलोंग करने वाला सैंपल है, क्योंकि आपके पास एक बिल्कुल अननोन सैंपल है ना। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे का नाखून टूट के रह गया वहाँ पे क्राइम सीन के ऊपर, तो उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? ब्लड का स्पॉट रह गया तो उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? या सीमन सैंपल है, उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए मल्टीपल टेस्टिंग होती है, जिसकी बेसिस पे आप एस्टेब्लिश करते हैं कि ये वाकई इस सस्पेक्ट से बिलोंग करता है। अच्छा सर, अब इसमें एक और मसला आता है कि हम अभी तक जितनी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने यही चीज़ समझी है कि डेटाबेस आपके पास मौजूद होता है, आप उसके अंदर आप किसी भी बंदे का जो है वो दोबारा सैंपल कलेक्ट करते हैं और डेटाबेस से आप उसको मैच करके देख लेते हैं, तो आप इस तरह क्रिमिनल को कैच कर सकते हैं। अब हम इसके एक दूसरा रुख देखते हैं कि जिसके अंदर आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जहाज का क्रैश हो जाता है, जिस तरह की कराची में इंसिडेंट हुआ, हवेली वाला इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। जहाज क्रैश हो गया, अब आपने बॉडीज को आइडेंटिफाई करना है और फैमिलीज को प्रोवाइड करना है। अब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हम किस तरह उन फैमिलीज को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका डेटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है। अब यहीं से एक दूसरा सवाल है, ये पार्ट 1 था क्वेश्चन का। अब इसका पार्ट 2 ये भी है कि अगर कहीं पे कोई टेररिस्ट ब्लास्ट हो जाता है, जहां पे इंसानी आज़ा जो है वो मुख्तलिफ बिखर जाते हैं,
अब वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि हमने उसकी जितने भी आज़ा हैं उनको आइडेंटिफाई करके किसी फैमिली को प्रोवाइड करना है। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये इन दो चीजों के अंदर अपना रोल किस तरह प्ले करती है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके, और दोनों ज़बरदस्त क्वेश्चन है माशाल्लाह। मतलब है कि मैं समझता हूँ कि इतने मतलब है कि टू दी पॉइंट क्वेश्चंस मुझसे कभी नहीं किसी ने पूछे। पहला जो क्वेश्चन है आपका कि जिसमें अगर खुदा न खास्ता कहीं पे डेड बॉडीज़ बर्ड फॉर्म में मिलती हैं और उनको आप पहचान नहीं सकते, तो जो मैं समझा हूँ आपका क्वेश्चन को, तो वो ये है कि आप उनको पहचान के उनके वारसा को कैसे वापस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, या मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इसका जो रोल है वो ये है कि इस टेक्निक या टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास खुदा न खास्ता एक डेड बॉडी या जो बर्ड फार्म में आपके पास डेड बॉडी है, उसका सैंपल लेके उसमें से डीएनए निकाल के आप उनके चिल्ड्रन के साथ उनको मैच करें, और वो पैटर्निटी टेस्ट के थ्रू बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक बच्चे को फादर के साथ मैच करने के लिए वो टेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही उनको उनके साथ मोस्ट रिजेम्बलेंस टेस्ट करके ना उनको वो मतलब कि डिटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो आपका जो फेज ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसे ही खुदा न खास्ता किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के टाइम पे अगर कोई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिलते हैं आपको और आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये कौन से बॉडी से बिलोंग करते हैं, तो उनका आपस में टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपको बाजू मिला, दूसरी साइड से टांग मिली, आप दोनों का सैंपल लें और उनको आप मैच कर लें, तो उनको आप वो तो 100% मैच कर जाएंगे, और क्योंकि वो एक ही बॉडी से बिलोंग करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टाइपिंग या ये कह लें कि डीएनए प्रोफाइलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव और एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है कि जिसकी बेसिस पे ये या जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये अब तक की मोस्ट रिलायबल टेक्नोलॉजी और यूँ समझने की एनालिटिकल टेक्निक है। तो इसको हम मतलब है कि इस प्रोसीजर के थ्रू, और स्पेशली जो रेप केसेस हैं इनके अंदर एविडेंस के तौर पे सबसे यूँ समझिए रोबस्ट चीज़ हमारे पास यही है, और मोस्ट सेंसिटिव चीज़ भी हमारे पास सिर्फ यही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल है वो मतलब है कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं कर सकती, तो उस टाइम पे हमारे पास और कोई सैंपल भी ना हो तो कम से कम सिमन सैंपल ज़रूर मिल जाता है। तो लेकिन अगर वो आगे से रिएक्ट कर रही हो तो सम टाइम मतलब मेल के बाल उससे हाथों से मिल जाते हैं, उसका नाखून मिल जाते हैं, खून मिल जाता है, कहीं ना कहीं मतलब है कि उनके निशानात मिल जाते हैं सम टाइम, तो या कोई ना कोई इसके बॉडी का फ्लैश पार्ट मिल जाता है। तो कोई भी लिविंग पार्ट मिल जाए तो उसमें से हमें डीएनए ऑब्टेन हम कर लेते हैं। तो पीसीआर का जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि पीसीआर का जो मेन रोल है ना वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट डीएनए है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि सैंपल तो हमें बहुत कम मिलेगा ना, तो उसमें इतना डीएनए नहीं होता, तो उसको मल्टीप्लाई करना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पीसीआर टेस्ट का मतलब यह है कि आपने मल्टीप्लाई किया उस डीएनए को, जो प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ डीएनए है। सर इसके ऊपर एक और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बड़ा इसी चीज से रिलेटेड है, इन केसेस से रिलेटेड, कि अभी आपने सबसे पहले ये चीज एक्सप्लेन की थी कि अगर दो जुड़वा भाई हो तो उनके अंदर ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। अब मैं यही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल दो ट्विन ब्रदर्स हैं और जो सस्पेक्ट्स हैं वो वही दो ट्विन ब्रदर्स हैं, और हमारे पास एक सीमन सैंपल मौजूद है, और अब हम जब डीएनए उनकी फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो क्या वो इतने ज्यादा क्लोजली मतलब रिजेंबल करते हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या फिर तब भी आपके पास कोई चांस होता है कि आप उनको आइडेंटिफाई करें? इस केस में हमें डीएनए सीक्वेंस पे जाना पड़ेगा। तो डीएनए सीक्वेंस की बेसिस पे हम तकरीबन आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वेरिएशन मौजूद होती हैं, उनके एलील्स भी वेरी करते हैं। और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास जो मेन पार्ट होता है ये इसका शॉर्ट टर्नम रिपीट्स का, शॉर्ट टर्नम रिपीट्स वो पार्ट्स ऑफ डीएनए हैं, यूँ समझिए माइक्रोसैटेलाइट्स डीएनए हैं, कि जिनमें या उनके एलील्स के एक्सप्रेशन हैं जिनकी बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली, या फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो इनमें से पैटर्न्स ऑफ फ्रेगमेंट, या उसके बाद लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट, या फिर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, इनकी बेसिस पे हम इसके दौरान में एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो उनमें जो वेरिएशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस है वो डेफिनेटली मौजूद होती है। तो बेशक उनके फ्रेगमेंट्स तकरीबन सिमिलर आ रहे ही होते हैं, और पैटर्न भी बेशक उनका एक जैसा ही आ रहा होता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली उनका सीक्वेंस ऑफ डीएनए है वो डिफरेंट होता है, और वो स्पेसिफाइड हम फ्रेगमेंट्स का चूंकि कर रहे होते हैं तो उनमें वेरिएशन होती है। अच्छा सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन था आपसे
यही था कि जिस तरह अभी जो मोटरवे केस है उस तरह का इंसिडेंट आया हुआ है, इसी तरह और भी जो रेप के इंसिडेंट है स्पेसिफिकली उनके मतलब पूछना चाह रहा था। अगर हमारे पास कोई भी सैंपल नहीं है, बल्कि हमारे पास जो सैंपल मौजूद है वो सीमन है, अब जब भी हम सीमन की कलेक्शन करेंगे तो वो फीमेल की भी सीमन प्रेजेंट है और मेल की भी सीमन प्रेजेंट है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इन दोनों सीमन के अंदर मतलब इनको जो है ना पहचाना किस तरह जाएगा कि ये दोनों जो है ना ये डिफरेंट है। और दूसरा, जब इन दोनों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी तो इस चीज में मतलब डिस्टिंग्विश किस तरह किया जाता है कि कौन सा किसका है और किस सीमन से बेसिकली हमने दूसरे को आइडेंटिफाई करना है। ये अगेन टेक्निकली ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि जो रेप केसेस हैं खुदा खास्ता इनके अंदर यूजली सीमन फीमेल का मिलना डिफ़िकल्ट है। अलबत्ता ये हो सकता है कि उसकी सिक्रीशंस में से मतलब सेल्स ज़रूर मिल जाते हैं। तो जो डीएनए है उस टाइम पे मिक्स्ड हो सकता है कि जो मेल और फीमेल दोनों का होगा। लेकिन हम लोग जो जिसकी बेसिस पे जो सैम्पल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो सबसे टेक्निकल पार्ट होता है वो सैम्पल प्रिपरेशन है इसके दौरान में। तो पीसीआर करने से पहले जो सैम्पल प्रिपरेशन का प्रोसीजर है उस दौरान में हम लोग जो टारगेट करते हैं या जिस पोर्शन को हम मेनली टारगेट कर रहे होते हैं वो वाला पोर्शन है जो सिर्फ मेल डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, और वो है वाई क्रोमोसोम का सेगमेंट। तो यूँ समझ लें कि वैसे तो हमने एम्पलीफाई करने होते हैं शॉर्ट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो सिर्फ मेल नेस के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि वाई क्रोमोसोम के अंदर, जो कि फीमेल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसकी बेसिस पे हम जो एम्पलीफाई करते हैं डीएनए का पोर्शन वो सिर्फ और सिर्फ मेल वाला पोर्शन होता है, वो फीमेल वाला होता ही नहीं। तो हम लोग जो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए प्राइमर्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ उस पोर्शन पे जाके अटैच होते हैं, ये लगते हैं जो मेल वाले यानी कि वाई क्रोमोसोम के सेगमेंट्स के ऊपर या शॉर्ट सीक्वेंसेस के ऊपर लगता है। तो वहाँ से हम उसको टोटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेल का सीक्वेंस या डीएनए है। आप उसको मतलब है कि फीमेल के साथ 1% भी मैच ही नहीं कर सकते। अच्छा सर, यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी मौजूद है, और अगर हम यूरोप वाली साइड में जाए तो टेक्नोलॉजी उनके पास भी मौजूद है, और उनके पास टेक्नोलॉजी शायद हमसे बहुत पहले इसकी मौजूद रही है, हमारे पास बहुत देर बाद आई है। तो हम दोनों जो अगर हम इन दोनों का मुवाजना करें पाकिस्तान और बाहर की दुनिया का, तो इन दोनों के पास जो पीसीआर की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है ये किसकी ज़्यादा बेहतर है, या फिर हमारा क्या डिफरेंस क्या है बेसिकली? मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को वो ये है कि क्या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ में और हमारे कंट्री में कोई इसका क्वालिटी ऑफ टेस्ट का कोई फ़र्क हो सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास भी जितनी टाइप की टेक्निक्स टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, इनकी ग्रूमिंग से लेकर एवरीथिंग वो फ़ॉरेन से ही क्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल मैं खुद माशाल्लाह पोस्ट डॉक्टरेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हूँ। पीएचडी के दौरान में एक बड़ा लंबा टाइम मैं कैम्ब्रिज वहाँ पे वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा में रहा हूँ, और पाकिस्तान में हमारी जो पीएचडी है ये कोई फ़ॉरेन से लेस नहीं है। और यही पीएचडी जो पाकिस्तान में लोग करते हैं तो ये 3 डिफरेंट कंट्री से, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री से वेट होती है। तो हम इसको कभी ये नहीं कह सकते कि हमारा टेक्नोलॉजिस्ट या हमारा साइंटिस्ट जो है वो वेल ग्रूम्ड नहीं है। सेकेंडली ये चीज़ है कि जो हमारे पास टेक्निक्स के अलावा टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है वो तमाम की तमाम मशीनरी, उनकी स्किल्स, एवरीथिंग मोस्टली हम ऐसे ही होती है कि जैसे फॉरेन एस्टेब्लिश्ड है। तो हमारे पास जो फोरेंसिक लेबॉरेटरीज हैं इनमें यूज़ होने वाली तकरीबन मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फॉरेन से ही इंपोर्टेड हैं, और उनके ऊपर ही ट्रेंड हैं लोग और वेल क्वालिफाइड, और मतलब ट्रेंड वहाँ पे उनके ऊपर वर्क फोर्स है जो काम कर रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एंड पे होता है वो उनके एनालिसिस का होता है। तो एनालिटिकल टेक्निक्स हमारे पास मैचलेस हैं। हमारे पास पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन है इस टाइम पे पीएचडीज़ का, और ये पीएचडीज़ फॉरेन में रह के और मतलब एक बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम करके आए हुए हैं, और उसमें किसी जगह पे मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री से कोई क्वालिटी ऑफ टेस्ट में कोई फ़र्क होगा। हमारा 100% रिलायबल टेस्ट है जो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, अब हम ना लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आज यही है कि 2 पार्ट्स के अंदर होगा। सबसे पहला पार्ट तो ये कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई क्रिमिनल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बच सकता है? यानी क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बाईपास किया जा सकता है? और सेकंड पार्ट जो है ना वो इसी चीज से ओरिजिनेट होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या पॉसिबल एरर्स हैं जो आ सकती हैं कि जिनको बेसिकली लोग दूर करते हैं, या फिर अगर कोई मसला आता है तो इन्हीं पॉसिबल एरर्स की वजह से आ सकता है। ये 2 पार्ट्स हैं।
तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि जिसमें क्या इसको डिसीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, नो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक वाहिद शायद ऐसी टेक्निक होगी कि जिसमें अभी तक कोई नॉन रीज़न नहीं नज़र आ रही कि जिससे इसको डिसीव किया जा सकता है, अगर अनलेस कोई इंटेंशन इन्वॉल्व ना हो, या फिर ये कि उसमें कोई टेक्निकल कोई ऐसे कहते हैं कि कोई ऐसा इशू ना आ जाए जिसकी बेसिस पे हम लोग जो डीएनए टेस्टिंग करने जा रहे होते हैं उस टाइम पे इसको मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट करके चेक और टेस्ट कर रहे होते हैं। और इस दौरान में वैसे भी आइडिया हो जाता है कि मतलब है कि ये उसके कंपैरिजन के दौरान में जब जो सस्पेक्ट है उसका बहुत सारा मतलब है कि एक प्रोसीजर साथ पैरेलल साइकोलॉजिकल चल रहा होता है, तो वैसे भी एक आइडिया हो जाता है और उसमें मतलब है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिकली रेप केस का आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई क्रिमिनल इसको बाईपास कर ले, ये ऐसा नामुमकिन है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा डीएनए कभी चेंज नहीं हो सकता। हमारे ओवरऑल बॉडी का डीएनए सीक्वेंस 100% पूरी दुनिया के ऊपर आइडेंटिफिकेशन वाइज यूनिक है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। चाहे पूरा ब्लड भी चेंज करना पड़े तब भी आपका डीएनए सीक्वेंस नहीं चेंज होगा, चौथे महीने में आपका ब्लड नया बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा है जो आपका मेन पार्ट इसका मतलब है कि क्वेश्चन का जो सेकंड सेगमेंट है कि इसमें पॉसिबल एरर्स क्या हो सकते हैं या फिर इसके अंदर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं या नहीं है। यकीनन हर एक टेक्नोलॉजी में हर एक इन्वेंशन के अंदर शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शॉर्ट कमिंग अब तक पॉसिबल है वो ये होती है कि अगर सैंपल बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हुआ हो, जो टेस्ट केस है जहाँ से आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो या बहुत ही कम क्वांटिटी में हो कि जिसकी पॉलीमराइजेशन ना हो पा रही हो या पॉलीमरेज वहाँ पे फंक्शन ना कर रहा हो हमारा एंजाइम, तो उस केस में सम टाइम ये हो सकता है कि वो पीसीआर जो है वो उसको पॉलीमराइज करे ही नहीं, इतनी कम क्वांटिटी हो, या फिर ये है कि वहाँ पे वो डिग्रेडेड फॉर्म में हमें सैंपल मिले। इस तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमें सैंपल प्रॉपर मिल जाए और उसको आप पॉलीमराइज कर लें तो फिर उसके बाद वो डिसीव नहीं किया जा सकता। जो सस्पेक्ट्स हैं उनके साथ आप हाइब्रिडाइज ज़रूर उसको कर सकते हैं अगर वो मतलब है कि उनके साथ मैच करे तो। अच्छा सर, एक चीज़ और हम पूछना चाह रहे थे, वो ये चीज़ थी कि जिस तरह आप कह रहे थे कि अगर सैंपल पुराना हो जाए तो फिर उसके अंदर बहुत सारे मुश्किलात आ सकते हैं। अब हम इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं उसके अंदर बहुत सारे डेज भी लग सकते हैं, टाइम बहुत लग सकता है, आप देर बाद वो पकड़े जाएं, तो क्या वो जो हम ये असल में जानना चाह रहे हैं कि फिर वो जो सेल्स हैं वो कितनी देर तक अलाइव रहते हैं। अगर ब्लड सेल वो कितनी देर तक अलाइव रहेंगे या सीमेन है तो वो कितनी देर तक अलाइव रहेंगे, क्योंकि अगर देर लग गई और सेल किल हो जाते तो क्या उसके बाद भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। ये एक थोड़ा सा साइंटिफिकली टेक्निकल क्वेश्चन है। एक चीज़ याद रखें कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है और ये कह सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये मतलब है कि हज़ारों साल भी पड़ा रह सकता है और उसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं। बल्कि हमारे पास एक वैरायटी ऑफ साइंस ऐसी है कि जिसमें नेकेड डीएनए को हम मतलब है कि डिटेक्ट या टेस्ट कर रहे होते हैं और प्रिमिटिव डीएनए को टेस्ट या डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो डीएनए किसी सैंपल में से जब एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो स्टेबल है। सिर्फ अगर स्टेबल नहीं होता तो वो सैंपल या वो मॉलिक्यूल वो मटेरियल जिसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो डिग्रेड हो जाता है। मतलब ये है कि फ्लैश फॉर एग्जांपल है तो वो डिग्रेड हो जाएगा। बाकी जितने टाइप्स का वो क्या कहते हैं कि कलेक्टेड सैंपल है वो डिग्रेड हो सकता है। तो लेकिन ये क्योंकि प्रोटीन ने डिग्रेड होना है, ये डीएनए जो है इसमें स्टेबल रहना है। तो डीएनए को आप एक बार जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। मसलन आप चाहे डायनासोर का डीएनए ले लें तब भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसको डिटेक्ट करना चाह रहे हों प्रिमिटिव या एंशिएंट डीएनए को, तो तब भी आप इसको इवन सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करके तो उसको सीक्वेंस करके एनालाइज कर पा रहे होते हैं। यही तो आजकल एक साइंस है कि जिसमें हम नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ाते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि सिर्फ 2% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी का हमें पता है। बाकी जितना डीएनए हम इसको एनालाइज करते हैं ये ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका तो हमें पता भी नहीं है कि ये मतलब है कि किस फॉर्म में प्रेजेंट थे। जब हम उनको प्रोबेबल स्ट्रक्चर में उसमें मतलब है कि प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल्स में लाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी बहुत डिफरेंट मतलब है कि ओरिएंटेशंस या डायमेंशंस आती है।
तो डीएनए बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये जब किसी सैंपल में से एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो एज अ सैंपल इसको लॉन्ग टाइम के लिए खुद भी प्रिजर्व किया जा सकता है। तो बेशक सस्पेक्ट ना मिले, जब तक सस्पेक्ट नहीं मिलता तब तक हमारे पास प्रिजर्व्ड फॉर्म में वो डीएनए सैंपल प्रेजेंट होता है उसके सैंपल में से।